Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher Shahid Nadeem. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्नियर कैलिपर्स, वो भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि स्क्रू गेज की जो एक्यूरेसी है वो वर्नियर कैलिपर की निस्बत ज़्यादा है, ठीक है। यानी स्क्रू गेज जो होता है ये वर्नियर कैलिपर्स की निस्बत ज़्यादा स्मॉल लेंथ्स मेजर करने के लिए यूज़ होता है, यानी छोटी लंबाइयाँ, ठीक है। हमने ये सीखा कि वर्नियर कैलिपर से जो है ना वो 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर तक की लेंथ मेजर की जा सकती है, लेकिन जो स्क्रू गेज है ये 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट तक जो है वो मेजर कर सकता है। 100th पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, जो कि बनता है 0.01 मिलीमीटर। इसका मतलब है स्क्रू गेज की एक्यूरेसी जो है वो वर्नियर कैलिपर की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन, पिच क्या होती है, लीस्ट काउंट, फिर ज़ीरो एरर क्या होता है और उसकी जो टाइप्स हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर, और फिर हम इससे किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस या डायामीटर जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्क्रू गेज की डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। वो कह रहा है अ स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर्स। स्क्रू गेज वो इंस्ट्रूमेंट है जो वर्नियर कैलिपर की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ छोटी लंबाइयाँ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी वर्नियर कैलिपर से भी हम छोटी लेंथ ही निकालते हैं, लेकिन स्क्रू गेज की मदद से हम उससे भी ज़्यादा छोटी, जैसे किसी वायर की, बारीक वायर हो उसकी थिकनेस, या बारीक मेटल की शीट हो उसकी थिकनेस, चाहे वो मेटल की शीट है, प्लास्टिक की शीट है, या कोई भी इस तरह की कोई गत्ते का टुकड़ा है, ठीक है, उसकी थिकनेस या मोटाई अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर जो है वो सूटेबल नहीं है। उसके लिए जो है ना वो फिर हम यूज़ करेंगे स्क्रू गेज, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा है, ठीक है। ये सामने आपको पिक दिखाई हुई है स्क्रू गेज की, ठीक है जी। और ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि 100 पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट तक जो है वो मेजर कर सकता है। 100th पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर, क्या मतलब इसका? 100 पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर से मुराद है 1/100 मिलीमीटर, क्योंकि पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, डिवाइड करना। तो 100 पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया? 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, यानी 1/100 मिलीमीटर। और ये 1/100 मिलीमीटर जो है ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है जी। जबकि वर्नियर कैलिपर है वो 0.1 मिलीमीटर, वो 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट तक मेजर कर सकता है, लेकिन ये 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट तक मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये हुआ स्क्रू गेज। अब हम डिस्कस करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, यानी इसकी साख्त, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये जो आपके सामने, ठीक है जी, ये पिक बनी हुई है। इस पिक में हम जो है ना वो इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखें, इसमें सबसे पहले ये एक यू शेप्ड फ्रेम होता है। ये मैं टिक कर रहा हूँ, ये यू शेप्ड फ्रेम है, ये उसने लिखा हुआ है कि ये फ्रेम है, ठीक है। और इसकी एक साइड पर जो है ना वो एक छोटा सा रॉड कह लो या बटन की तरह छोटा सा हिस्सा बना होता है, इसको स्टड बोलते हैं या फिर इसे एनुअल फेस बोलते हैं, ठीक है। ये इसको स्टड भी बोला जाता है, ठीक है जी। इसको हम मैट्रिक लेवल पे इसको स्टड लिखा हुआ उन्होंने कि ये स्टड भी है, लेकिन इसे एनुअल फेस भी बोलते हैं, ठीक है।
और दूसरी साइड पर ना ये एक सिलेंडर बना हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको, ये होलो सिलेंडर होता है, ठीक है। और ये होलो सिलेंडर कहलाता है स्लीव, ठीक है जी, इसे हम स्लीव कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता क्या है, ये होलो सिलेंडर होता है। होलो मीन अंदर से खाली होता है, होलो सिलेंडर। इसके अंदर जो है ना वो थ्रेड्स होती हैं, यानी चूड़ियां होती हैं बारीक बारीक, जैसे वो आपने बोल्ट के ऊपर देखा होगा, जो बोल्ट होता है ना पेज, उसके ऊपर वो थ्रेड्स बनी होती हैं, चूड़ियां बनी होती हैं। इसी तरह इसके अंदर वाली साइड पे चूड़ियां होती हैं, इसलिए इसको नट के तौर पर भी यूज करते हैं, ठीक है। ये जो है ना ये होलो सिलेंडर या जो स्लीव है, ये नट भी कहलाता है, ये इसका नट है, ठीक हो गया। और इसके ऊपर ये आपको एक स्केल बना हुआ नजर आ रहा होगा, ये स्केल जो होता है ना ये मेन स्केल कहलाता है, समझ आ रही है। यहां उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं यहां मेंशन कर रहा हूं कि ये जो स्केल बना हुआ है, ये स्केल मिलीमीटर में होता है और इसको बोलते हैं कि ये मेन स्केल है, और ये तकरीबन 25 मिलीमीटर तक होता है। एक आम स्क्रू गेज का ये स्केल 25 मिलीमीटर तक होता है। ये देखें आपको जो है ना 15 मिलीमीटर तक तो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये 0, 5, 10, 15, ठीक है जी। और इससे आगे अगर हम ये ऊपर वाले हिस्से को बिल्कुल उतार दें तो आपको पता चलेगा कि ये 25 मिलीमीटर तक होता है, ठीक हो गया। फिर इसके ऊपर, इस होलो सिलेंडर के ऊपर ये एक और सिलेंडर है, ये जो मूव कर रहा है, ठीक है, आगे पीछे जो मूव कर रहा है, ये सिलेंडर जो होता है ना इसको थिम्बल कहते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये थिम्बल कहलाता है। और इस थिम्बल के अगले किनारे पर ये एक स्केल बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये चूंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर पूरा गोल होता है, जैसे ये पेन है ये पूरा गोल है, समझ आ रही बात की। इसी तरह ये सिलेंडर है, तो इसके ऊपर जो स्केल बना हुआ ना वो पूरी गोलाई में बना हुआ है, ठीक है, पूरी गोलाई में। और इस स्केल को सर्कुलर स्केल बोला जाता है, ठीक है जी। ये जो स्केल है इस स्केल को बोला जाता है सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल कहलाता है इसका। और इस पर 100 डिवीजन्स होते हैं, लेकिन बाज स्क्रू गेज छोटे आ रहे हैं, ठीक है, उन पे जो है ना ये 50 डिवीजन्स भी होते हैं। बाज पे ज्यादातर पे 100 डिवीजन्स होते हैं सर्कुलर स्केल पे, लेकिन बाज स्क्रू गेज ऐसे आ रहे हैं कि उनके सर्कुलर स्केल पे जो है ना वो 50 डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। और फिर ये इसकी बैक साइड पे एक आपको कैप नजर आ रही है, ठीक है, इस कैप को रैचेट बोलते हैं, ठीक है जी। ये जो थिम्बल होती है ना, ये थिम्बल के अगले साइड पर यानी सर्कुलर स्केल के आगे ये एक छोटी सी स्पिंडल लगी होती है, यानी एक सलाख होती है, एक रॉड होता है, और उसकी थिकनेस स्टड की थिकनेस के इक्वल होती है, ठीक है, इसको हम स्पिंडल कहते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है कि ये उसके जब थिम्बल को इसके ऊपर स्लीव के ऊपर चढ़ाया जाता है तो ये जो स्पिंडल है ना ये उस स्लीव के अंदर से गुजरकर यहां से बाहर निकलती है, ठीक है। यानी ये स्लीव के, आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये स्लीव है, तो जब इसको इसके ऊपर चढ़ाया जाएगा तो ये स्लीव के अंदर से गुजर करना, ठीक है, यहां से इस हिस्से से बाहर निकलती है, ठीक है। और इस स्पिंडल के ऊपर वाली साइड्स पर थ्रेड्स होती हैं, जैसे बोल्ट के ऊपर वाली साइड्स पे थ्रेड्स होती हैं ना, इसके भी ऊपर वाली साइड पे जो है ना वो क्या होती हैं, थ्रेड्स होती हैं। तो ये जो स्पिंडल है ये बोल्ट का काम देता है, ठीक है जी, स्पिंडल आपको बोल्ट का काम देगा, और ये जो है ना क्या नाम है इसका स्लीव, ये आपको नट का काम देगा, ठीक हो गया, क्लियर है। तो इसके बाद ये जो रैचेट है, रैचेट का काम क्या है, ठीक है, रैचेट का काम होता है कि इसको, इसके जरिए से हम जो है ना वो थिम्बल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। रैचेट के जरिए से हम थिम्बल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये जो रैचेट है, ये रैचेट, ठीक है, इसके जरिए से, ठीक हो गया। और ये स्पिंडल है, ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इसका सारा जो आपके सामने है। हाँ, ये एक चीज लॉक रह गई है, ये जो लॉक है ना, ठीक है जी, ये लॉक जो है ये नट का लॉक होता है, ठीक है। इसका यूज क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हमने
ये स्टड और स्पिंडल के दरमियान रखना है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टड और स्पिंडल के दरमियान रखना है, ठीक है। उसके बाद स्पिंडल को इस ऑब्जेक्ट के साथ मिलाकर ये लॉक टाइट कर देना है, इसको बंद कर देना है, जिससे स्पिंडल पीछे नहीं आएगी और ये ऑब्जेक्ट स्टड और स्पिंडल के दरमियान रहेगा। ठीक हो गया, ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे पिच के बारे में कि स्क्रू गेज की पिच क्या होती है। स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया अब हमने डिस्कस करना है कि पिच क्या होती है। पिच जो है ना, ये डिस्टेंस को कहा जाता है, ठीक है। ये जो स्क्रू गेज की पिच है, ये क्या है, डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस, ठीक है, पिच जो है ना ये डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, मैंने अभी आपको ये बताया है कि जब हम रैस्ट के जरिए से, ये जो रैस्ट है इसके जरिए से इसको थिम्बल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जब हम रैस्ट के जरिए से इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ना, तो ये जो थिम्बल होती है ना, ये थिम्बल ये इस पे आगे जाती है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आगे की तरफ मूव करेगी, ऐसे जैसे आपको दिखाया जा रहा है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये पीछे की तरफ आएगी, ठीक है ना। ये थिम्बल आगे और पीछे जा रही है ना, किसके ऊपर, स्लीव के ऊपर, यानी मेन स्केल के ऊपर, आगे की तरफ और पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जब हम रैस्ट के जरिए से इस थिम्बल को एक रोटेशन देते हैं, एक रोटेशन, वन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, चाहे आप वो रोटेशन क्लॉकवाइज दे लें या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एक रोटेशन देनी है। उस एक रोटेशन में ये थिम्बल स्लीव के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएगी या थोड़ा सा पीछे आएगी, यानी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि ये रैस्ट को घुमाने से ये थिम्बल स्लीव के ऊपर आगे की तरफ जाती है क्लॉकवाइज घुमाने से, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये पीछे की तरफ आती है, जैसे पिक में दिखाया गया है, ठीक है। अब इसमें देखें, जब हम रैस्ट को एक क्लॉकवाइज या एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज एक रोटेशन देनी है, यानी जहां से शुरू करना है, ठीक है, उसको घुमा के वो रीडिंग वहीं पर लेकर आनी है, ठीक है। तो एक रोटेशन, वो चाहे क्लॉकवाइज दे लें या एंटी क्लॉकवाइज दे लें, इस एक रोटेशन में ये जो थिम्बल है मेन स्केल पर आगे की तरफ या पीछे की तरफ जो डिस्टेंस कवर करेगी, वो डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाती है, पिच, ठीक है। और ये 1 मिलीमीटर होती है। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि ये डिस्टेंस कितना होता है, 1 मिलीमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस कवर होता है एक रोटेशन में, जब हम थिम्बल को स्लीव के ऊपर एक क्लॉकवाइज या एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं, तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ जो डिस्टेंस कवर होता है, वो डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। और ये डिस्टेंस कितना होता है, 1 मिलीमीटर, और ये डिस्टेंस उतना ही है जितना 2 कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान होता है। 2 कंसेक्टिव थ्रेड्स मतलब ये कि जो मैंने आपको बताया है कि बोल्ट के ऊपर और स्लीव के अंदर थ्रेड्स बनी होती है ना, चूड़ियां बनी होती है, जैसे पेज के ऊपर बनी होती है, ठीक है। तो जब हम थिम्बल को एक क्लॉकवाइज या एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं, तो एक क्लॉकवाइज या एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये थिम्बल स्लीव के ऊपर या मेन स्केल के ऊपर या इस सिलेंडर के ऊपर जो आगे की तरफ या पीछे की तरफ डिस्टेंस कवर करती है ना, उस डिस्टेंस को जो है ना वो क्या बोलते हैं, पिच। और ये डिस्टेंस 2 थ्रेड्स के बराबर होता है, यानी जितना डिस्टेंस एक से दूसरी थ्रेड तक का होता है ना, ये उतना ही होता है। और ये कितना होता है, 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर होता है। लेकिन एक बात मैं आपको यहां बताता चलूं, ठीक है, मेरे ख्याल में बताना जरूरी है, अक्सर टीचर ये बात नहीं बताते, ये जहन में रखिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है, मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त सर्कुलर स्केल के बारे में बताया, मैंने कहा सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन्स होती हैं, 100 डिवीजन्स, लेकिन मैंने कहा बास स्क्रू गेज ऐसे हैं उन पर 50 डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या 100 डिवीजन्स वाला स्क्रू गेज और 50 डिवीजन्स वाला स्क्रू गेज, क्या दोनों की पिच सेम होगी? तो कतई सेम नहीं होती, बिल्कुल भी सेम नहीं होती, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। फर्क होता है, क्या फर्क होता है? वो फर्क होता है कि जो 50 डिवीजन्स वाला सर्कुलर स्केल होता है ना, जिस सर्कुलर स्केल पर
50 डिवीजन्स होती हैं उसकी पिच 0.5 मिलीमीटर होती है। ठीक है, 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल, जिस स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन्स होती हैं उस स्क्रू गेज की जो पिच है, ठीक है जी, वो पिच जो है वो 1 मिलीमीटर नहीं होती बल्कि 1 मिलीमीटर का हाफ यानी 0.5 मिलीमीटर होती है, क्योंकि डिवीजन्स हाफ है। 100 से का हाफ क्या होता है 50, तो जब डिवीजन्स हाफ हैं तो पिच भी हाफ होगी 0.5 मिलीमीटर। लेकिन जो 100 डिवीजन्स वाला है जो मोस्टली यूज होता है उसकी पिच जो है वो कितनी होती है 1 मिलीमीटर, जैसे कि आपके सामने हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम डिस्कस कर रहे हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है? जब हम थिम्बल को एक रोटेशन देते हैं ना, तो थिम्बल को एक रोटेशन देने का मतलब है कि थिम्बल की पूरी 100 डिवीजन्स जो है ना वो रोटेट हो गई हैं। थिम्बल की पूरी 100 डिवीजन्स रोटेट हो गई हैं और पिच 1 मिलीमीटर कवर हुई है। यही हमने पीछे पढ़ा है ना कि जब हम एक क्लॉकवाइज रोटेशन दें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दें तो थिम्बल जो डिस्टेंस कवर करती है वो डिस्टेंस 1 मिलीमीटर होता है और वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। ठीक है, तो जब हमने थिम्बल को एक रोटेशन दी है, ठीक है, उस रोटेशन में मेन स्केल पर कितनी रीडिंग कवर हुई? 1 मिलीमीटर। मेन स्केल पर कितनी रीडिंग कवर हुई? 1 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल की 100 डिवीजन्स कवर हुई, क्योंकि एक रोटेशन में उसकी पूरी 100 डिवीजन्स ने घूम जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक रोटेशन में मेन स्केल पर कवर होने वाला डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है या रीडिंग 1 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल की पूरी 100 डिवीजन्स रोटेट हो जाती हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये जो मेन स्केल का एक डिवीजन है ना, यानी 1 मिलीमीटर, जो मेन स्केल पर एक डिवीजन कवर होती है 1 मिलीमीटर, उस 1 मिलीमीटर को सर्कुलर स्केल की टोटल डिवीजन्स पर डिवाइड कर दिया जाता है। इससे जो है ना वो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकल आता है। ठीक है, यानी स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो है ना वो फाइंड किया जा सकता है कैसे? पिच ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज की पिच को, ठीक है जी, ये पिच ऑफ स्क्रू गेज, इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर कितनी डिवीजन्स है और स्क्रू गेज की जो पिच होती है वो कितनी होती है? 1 मिलीमीटर, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर को 100 डिवीजन्स पर डिवाइड करना है, क्योंकि सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स कितनी होती हैं? 100 होती हैं। तो 1 मिलीमीटर को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको सेंटीमीटर में करना चाहें तो ये बीच में मैं एक स्टेप ऐड कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। अगर हम इसको उसमें सेंटीमीटर में कवर करना चाहें तो क्या करेंगे? हम 0.01 को मजीद 10 पर डिवाइड कर देंगे। 10 पर क्यों डिवाइड करेंगे? पिछले हमने वर्नियर कैलिपर के लेक्चर में भी ये बात पढ़ी है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो मिलीमीटर जो है ना ये एक स्मॉल यूनिट है। ठीक है, मिलीमीटर जो है वो क्या है? एक स्मॉल यूनिट है और सेंटीमीटर एक लार्ज यूनिट है। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर। हम स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में जा रहे हैं। जब भी स्मॉल यूनिट से लार्ज में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो 0.01 को 10 पे डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात की? तो लीस्ट स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। यहां से बेटा मैं आपको स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बताने लगा हूं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है ना, ये डेफिनेशन नहीं है। इट्स नॉट अ डेफिनेशन ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, ये जस्ट उसको एक्सप्लेन किया है कि लीस्ट काउंट कहते किसको है। अगर आपको कहा जाए कि डिफाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, तो मेरे अल्फाज को गौर से सुने और कॉपी पर उसको नोट कर लें। ये डेफिनेशन आपको जो है ना वो फायदा देगी। बहुत कम टीचर जो है ये डेफिनेशन लिखवाते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? वो है
द रेशो, फार्मूला से निकालनी है, फार्मूला से, द रेशो बिटवीन द पिच ऑफ स्क्रू गेज एंड द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। रिपीट कर रहा हूं, द रेशो बिटवीन पिच ऑफ स्क्रू गेज एंड नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज के जीरो एरर के बारे में कि स्क्रू गेज का जीरो एरर क्या होता है। जीरो एरर फाइंड करने के लिए, जैसे कि पहले भी हमने उसमें वर्नियर कैलिपर में भी ये बात पढ़ी थी कि जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट में तब पैदा होता है अगर इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा यूज हो चुका है या फिर उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के दौरान उस पर लगाए जाने वाले डिवीजन्स में गलती हो गई है, ठीक है। तो ये स्क्रू गेज का जीरो एरर क्या होता है? स्क्रू गेज का जीरो एरर ये होता है कि हमने ये देखना है, ठीक है जी, कि ये जो स्टड और स्पिंडल है उसको मिला देना है। जैसे ये पीछे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है। ये इसमें हमने ये सेंटर में ये ऑब्जेक्ट निकाल देना है। ऑब्जेक्ट के निकालने के बाद आपने थिम्बल को क्लॉकवाइज रोटेट करते जाना है और इतना रोटेट करना है कि ये जो स्पिंडल है ये स्टड से आके मिल जाए, दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट के बगैर इतना क्लॉकवाइज रोटेट करना है कि स्पिंडल स्टड से मिल जाए। यानी स्टड और स्पिंडल को मिलाना है और इनमें गैप को खत्म करना है, ठीक है। जब उनमें गैप खत्म हो जाए तो फिर आपने देखना है कि क्या सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के सामने। ये इंडेक्स लाइन क्या होती है? इंडेक्स लाइन ये जो मेन स्केल बना होता है ना, ठीक है जी, ये जो मेन स्केल बना होता है, मेन स्केल पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इस लाइन को इंडेक्स लाइन कहते हैं, ठीक है। ये इंडेक्स लाइन है या डेटम लाइन कहते हैं, इंडेक्स लाइन या डेटम लाइन। तो जब हम स्टड और स्पिंडल को मिला दें, उनका गैप खत्म कर दें, उसके बाद आपने देखना है कि क्या सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन, ये सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन है, ठीक है। क्या सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन, ठीक है जी, मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने, जैसे ये देखें यहां पे दिखाया हुआ है ये, ठीक है। ये सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन और मेन स्केल की इंडेक्स लाइन बिल्कुल सामने, इसका मतलब है कोई जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर, और इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लेकिन जीरो एरर तब होता है अगर स्टड और स्पिंडल को मिलाने के बाद स्टड और स्पिंडल के दरमियान अगर गैप खत्म कर दें, ठीक है, और उसके बाद देखें कि सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के सामने नहीं है। ये देखिए फर्क आ रहा है ना, सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन ऊपर है और मेन स्केल की इंडेक्स लाइन नीचे रह गई है, या सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन नीचे है और मेन स्केल की इंडेक्स लाइन ऊपर है। यानी अगर आमने सामने नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब एरर है। इसको कहते हैं जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज, ठीक हो गया। तो जीरो एरर जो है ना स्क्रू गेज का, ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर कौन सा है ये हम डिस्कस कर रहे हैं इस स्लाइड में, ठीक है जी। पॉजिटिव जीरो एरर जो है ना वो ये है कि अगर स्टड और स्पिंडल को आपस में मिलाने के बाद, यानी उनके दरमियान गैप खत्म हो जाए, बिल्कुल मिल जाए, तो उसके बाद आपने देखना है कि क्या ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, अगर ये इंडेक्स लाइन से नीचे रह गया है, बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, इंडेक्स लाइन ऊपर है, ये देखें इंडेक्स लाइन ऊपर है, ठीक है, ये इंडेक्स लाइन, और ये सर्कुलर स्केल का जीरो, ये जीरो लाइन है, ये नीचे है। अगर सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन इंडेक्स लाइन से नीचे रह जाए, बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, तो फिर जो एरर बना उस एरर को पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट असल रीडिंग से, ओरिजिनल रीडिंग से ज्यादा रीडिंग देगा, ठीक है। अच्छा, ये
हमें पॉजिटिव जीरो एरर निकालने के लिए पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि हम देखेंगे कि कितने डिवीजन पीछे रह गए, ठीक है। जैसे ये देखें, ये आपके सामने ये जीरो है, ठीक है जी, तो कितने डिवीजन पीछे रह गए, यानी कितने डिवीजन को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो जीरो को तो जीरो डिवीजन है, लेकिन 1 2 ये देखिए, ये 1 और ये 2, यानी 2 डिवीजन पीछे रह गए, यानी दूसरा डिवीजन ये सारे सामने, तो ये 2 जो है ना 2 इसको मल्टीप्लाई करना है इसके लीस्ट काउंट से, और इसका लीस्ट काउंट मिलीमीटर वाला लेना है, क्योंकि ये ज्यादा छोटी लेंथ में मेजर करना है और ज्यादा छोटी लेंथ को हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका जीरो इसका जो लीस्ट काउंट है वो मिलीमीटर वाला लेना है, 2 को मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर, और प्लस लगाएंगे इसके साथ, प्लस का मतलब ये होगा कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। और आपको पता है कि जब जीरो एरर फाइंड कर लेते हैं तो फिर उसको करेक्ट करना होता है, यानी ये गलती है ना, ये एरर है, इंस्ट्रूमेंट की एरर है, ये एरर कितनी रीडिंग ज्यादा देगा, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना पॉजिटिव एरर का मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट पॉजिटिव रीडिंग से कितनी रीडिंग ज्यादा देगा, लिहाजा हमने जीरो करेक्शन निकालनी, तो जीरो करेक्शन क्या होगी, माइनस 0.02 मिलीमीटर, और जैसे कि मैंने अभी किया था कि जो करेक्शन होती है ये जीरो एरर का उलट होती है, ठीक है। अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव है, वैल्यू ये है, और अगर एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। और करेक्शन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि एरर पॉजिटिव है, ओरिजिनल रीडिंग से रीडिंग ज्यादा है, तो हम ये वैल्यू उससे माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब है कि वो भी ओरिजिनल रीडिंग पूरी हो जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव जीरो एरर, ये नेगेटिव जीरो एरर किसे कहते हैं, नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं कि अगर स्टार्टर और स्पिंडल को आपस में हमने मिला दिया है, लेकिन मिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि स्क्रू के इसका सर्कुलर स्केल का जीरो है, ये जीरो लाइन जो है सर्कुलर स्केल की, ये मेन स्केल की इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर रही है, ऊपर चली है, तो अगर ये क्रॉस करके ऊपर चली जाए ना, तो फिर जो एरर होगा वो कौन सा एरर होगा, नेगेटिव जीरो, ठीक है। और नेगेटिव जीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं, नेगेटिव जीरो एरर फाइंड करने का तरीका ये होगा, ठीक है, जरा नोट करना है, ठीक है जी, कि हमने देखना है कि ये जीरो सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन इंडेक्स लाइन को क्रॉस करेंगे, सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन इंडेक्स लाइन को क्रॉस करेंगे, ठीक है। वो कैसे हो देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, वहां से शुरू करना है, जो डिवीजन बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने, इसे वहां काउंट करना है, 1 2 3 4, 4 डिवीजन, क्योंकि जीरो तो जीरो है, जीरो को नहीं काउंट करना, जीरो जीरो है, जीरो को नहीं काउंट करना, जीरो के अलावा कितने डिवीजन क्रॉस हो गए, ठीक है। तो कहां से शुरू करना है, ये बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने जो डिवीजन है उससे 1 2 3 4, 4 डिवीजन क्रॉस करेंगे, तो आपने 4 को इसके लिए काउंट 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 0.04 मिलीमीटर, वो भी माइनस में इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है, और नेगेटिव जीरो एरर का मतलब होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो ओरिजिनल रीडिंग से इतनी रीडिंग कम दे रहा है, ठीक है। तो जब इतनी रीडिंग कम है तो फिर इसकी करेक्शन क्या होगी, डेफिनेटली इतनी रीडिंग कम है तो फिर इतनी रीडिंग को उस रीडिंग में प्लस करना पड़ेगा, यानी तो हमने थिकनेस फाइंड की होगी, क्योंकि ये थिकनेस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होगा ना, तो जो हमने थिकनेस का डायमीटर किसी चीज का फाइंड किया होगा, उस डायमीटर में इतनी रीडिंग कम है, नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या है कि वो जो हमने डायमीटर या थिकनेस निकाली है उस थिकनेस में इतनी रीडिंग कम है, ठीक है। तो उसको पूरा करने के लिए यही वैल्यू उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो लिहाजा 0.04 मिलीमीटर प्लस में ये क्या होगी, जीरो करेक्शन, ठीक है। तो नेगेटिव जीरो एरर भी आपको
आपने जीरो एरर निकालना है, ठीक है। और जीरो एरर निकाल के जीरो करेक्शन बताना है कि जीरो करेक्शन है, जीरो एरर है, तो फिर सारी बात है कि उसकी करेक्शन भी होगी, आपने फिर वो जीरो करेक्शन बनाना है। पहले दो स्टेप क्लियर हो गए। तीसरे स्टेप में फिर वो कहता है कि आप स्टार्ट और स्पिंडल के गैप को दोबारा ओपन करें। ओपन वाला गैप स्टार्ट और स्पिंडल के जो गैप खत्म किया होगा ना आपने जीरो एरर चेक करने के लिए, उस गैप को दोबारा ओपन करें। और दोबारा कैसे ओपन करेंगे? अच्छा, गैप खत्म करने के लिए दोनों को आपको जरूर वेट किया था, गैप पैदा करने के लिए उसे एंटी की लागू वेट, और तब हम उसे एंटी की लागू वेट करेंगे तो वो स्टार्ट और स्पिंडल पीछे होना शुरू हो जाएगी, स्टार्ट और स्पिंडल में गैप आ जाएगा। गैप पैदा करके फिर वो वायर या वो शीट जिसकी थिकनेस निकालनी है वो स्टार्ट और स्पिंडल के दरमियान रखेंगे, फिर इसको लागू वेट करेंगे ताकि जो स्पिंडल है वो ऑब्जेक्ट के साथ आ जाए। और फिर उसका लॉक जो हमने पीछे स्क्रीन पे देखा था वो लॉक जो है वो टाइट कर देंगे ताकि स्पिंडल थिम्बल रोटेट ना कर सके, स्पिंडल पीछे ना आए और ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्टार्ट और स्पिंडल के दरमियान रहे। समझ आ रही बात की? ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अब जो तरीका है वो ये है, वो मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूं, ठीक है। वो तरीका ये है, अब आपने ये करना है कि देखना है कि जब हमने स्टड और स्पिंडल के दरमियान ऑब्जेक्ट रख दिया है तो वो जो सर्कुलर स्केल होगा यानी थिम्बल जो होगी वो मेन स्केल पर थोड़ी पीछे हो जाएगी। तो आपने देखना है कि हमें मेन स्केल के कितने डिवीजन्स नजर आ रहे हैं। ये देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। थोड़ा इधर गौर करना है। ये फर्ज करो ये जो मैंने बनाया ना ये वो स्लीव है यानी होलो सिलेंडर है, ठीक है। और ये मैं थोड़ा कलर डिफरेंट कर लूं ताकि आपको फिर क्लियर हो जाए। और ये उसकी इंडेक्स लाइन है मेन स्केल की, और ये उसके ऊपर डिवीजन्स लगे हुए हैं 0 1 2 3 4, ये 5 मिलीमीटर, 6 7 8 9, ये 10 मिलीमीटर, 5 और ये 10 मिलीमीटर, इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। तो जब हमने स्टार्ट और स्पिंडल के दरमियान ऑब्जेक्ट रखा होगा ना तो स्टार्ट और स्पिंडल के दरमियान उतना गैप होगा जितना ऑब्जेक्ट रखा है, जिसकी वजह से थिम्बल मेन स्केल पर बिल्कुल आगे नहीं बल्कि थोड़ा सा पीछे होगी, ठीक है। अब हमने थिम्बल बनानी है, ठीक है जी। तो थिम्बल बना रहे हैं, ये देखें जरा, ये थिम्बल है, ये मैं थिम्बल बना रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है। ये थिम्बल है और ये सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स है, सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स, ठीक हो गया। ये थिम्बल है। अब करना क्या है आपने, ये जो चौथा स्टेप लिखा हुआ ना वो कह रहा है नोट मेन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये कैसे नोट करेंगे, मेन स्केल की और सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे नोट करेंगे? आपने देखना है कि जब हमने वो ऑब्जेक्ट रख दिया है तो थिम्बल मेन स्केल पर थोड़ी सी पीछे है, थिम्बल के बाहर बाहर आपको कितने डिवीजन्स नजर आ रहे हैं, थिम्बल के बाहर बाहर मेन स्केल के कितने डिवीजन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये चेक करना आपने कि ये आपको बाहर बाहर कितने डिवीजन्स जो है ना वो नजर आ रहे हैं। ये डिवीजन्स, ये वाले डिवीजन्स, तो ये डिवीजन्स आपने जीरो को तो काउंट नहीं करना, 1 और 2, जीरो को जीरो ही काउंट करना है। जीरो के अलावा 2 डिवीजन नजर आ रहे हैं, लिहाजा मेन स्केल रीडिंग जो है ये आ गई 2। और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगी? सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन, ये कौन सा डिवीजन इंडेक्स लाइन के ऊपर है, ठीक है, वो डिवीजन, ठीक है जी, वो होगी सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो जौन सा भी डिवीजन है, फर्ज करो वो डिवीजन है 35 है, तो 35 को ना आप इसके लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करके तो 0.35 मिलीमीटर आ जाएगा। ये सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी और ये मेन स्केल रीडिंग है, ठीक है। अब थिकनेस क्या होगी, ठीक है,
इसको बोलेंगे ऑब्जर्व्ड थिकनेस। ऑब्जर्व्ड थिकनेस क्या होगी? ऑब्जर्व्ड थिकनेस ये होगी कि ये जो मेन स्केल रीडिंग आई है यानी 2, इसमें ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आई है यानी 0.35 मिलीमीटर, इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, ये 2 मिलीमीटर था और ये 2 प्लस 0.3, तो ये कितना हो गया? 2.35 मिलीमीटर। ये उसकी ऑब्जर्व्ड थिकनेस है। इसको अभी मैं करेक्ट नहीं कहूंगा। करेक्टेड थिकनेस क्या होगी? करेक्टेड थिकनेस तब आएगी जब हम इसमें जीरो एरर ऐड कर लेंगे, ठीक है, या रिमूव कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे? अगर तो आपका एरर पॉजिटिव आया है तो जो एरर आया है वो इसमें से माइनस कर दें, तो फिर ये करेक्ट थिकनेस आ जाएगी। अगर एरर जो है ना वो नेगेटिव आया है तो वो वैल्यू इसमें प्लस कर दें। ठीक है, और अगर एरर नहीं है तो फिर जो ये जो आई है ना ऑब्जर्व्ड, यही करेक्टेड होगी। समझ आ रही है? फर्स्ट करो हमारा एरर आया हुआ है पॉजिटिव और कितना निकला था? 0.02, तो हमने 0.02 को इसमें से माइनस कर देना करेक्टेड थिकनेस निकालने के लिए, यानी 2.35 माइनस 0.02। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.33 मिलीमीटर। ठीक है, ये करेक्टेड थिकनेस आ गई है एरर को उसमें ऐड करके या माइनस करके। ठीक हो गया, तो ये आपका जो है ना वो तरीका था स्क्रू गेज से रीडिंग लेने का। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है जी, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।